क्या बैंक्स ने कहा है भुगतान 667 के हिसाब से करेंगे। 667 एक बार निकल गया तो वो तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। पब्लिक डोमेन यानी कि कई 667 आपने निकाल दिया, अपलोड कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, बैंक्स को भेज। मैं अपनी तरीके से जितना हो सके पूर्व सैनिकों की मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से और अपने सवालों के जवाब के माध्यम से। फैमिली पेंशनर हो, चाहे सर्विस पेंशनर हो, डिसेबिलिटी पेंशनर हो, इनवैलिड आउट पेंशनर हो, बहुत सारे पेंशनर्स को कल एरियर का भुगतान हुआ है। वाले 2 दिन जो है छुट्टी रहेंगे होली की वजह से, तो आज भी एरियर क्रेडिट, अभी तक भी कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने का काम चल रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं जो विषयों को लेकर आया हूं वो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आप बोर्ड पर एक बार नजर बनाइए, तब तक मैं जो दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में बातें कर लेता हूं। दोस्तों कई सारे मेरे व्यूअर्स का ये कहना है कि मुझे वहां पर जो बातें हो रही हैं, जो कार्रवाई वहां पर हो रही है, उनके बारे में आपको अपडेट कराते रहना चाहिए और साथ ही साथ हो सके तो जंतर मंतर में जाके ही अपना कवर करना चाहिए। लेकिन आप सबको बता दूं दोस्तों कि सभी की अपनी अपनी पर्सनल समस्याएं होती हैं और काम करने के तरीके होते हैं, तो मैं अपनी तरीके से जितना हो सके पूर्व सैनिकों की मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से और अपने सवालों के जवाब के माध्यम से। तो दोस्तों अभी इस वीडियो से मेरी सरकार से अपील है कि अभी धरना प्रदर्शन का 15 दिन से भी ऊपर हो चुका है, अभी एक डेलीगेशन के साथ बातचीत की प्रक्रिया जो है सरकार को आगे बढ़ानी चाहिए और हमारे भी जो पूर्व सैनिक वहां पर धरना प्रदर्शन पर हैं या जो भी लोग अगुवाई कर रहे हैं उनको भी बातचीत की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जिन भी समस्याओं को, जिन भी मांगों को, हमारी जायज मांगों को लेकर के हम वहां बैठे हैं, उन मांगों के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो और कोई ना कोई हल निकल के आए। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, यही धरना प्रदर्शन नहीं, आगे आने वाले दिनों में और भी कोई धरना प्रदर्शन जो हमारे हक के लिए हो, कानून के दायरे में रहकर हो, उनके बारे में भी जब भी मेरे पास अपडेट आएगा आप सब तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, उनके ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट, कल जो है बहुत सारे पेंशनर्स को जो है एरियर का भुगतान हुआ है, क्योंकि चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे सर्विस पेंशनर हो, डिसेबिलिटी पेंशनर हो, इनवैलिड आउट पेंशनर हो, बहुत सारे पेंशनर्स को कल एरियर का भुगतान हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पेंशनर बचे हुए हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन आप अगर आस कर रहे हैं, आप अगर ये आशा लगा के बैठे हैं कि आपको एरियर आएगा और इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कंफर्म होना है कि आपकी बढ़ोतरी हुई है। अगर बढ़ोतरी नहीं हुई है तो बेकार में आशा लगा के कोई फायदा नहीं। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो अगर उनमें से आप हैं तो आप बेकार में आशा लगा के कोई फायदा नहीं है। तो जिन भी पेंशनर्स की बढ़ोतरी हुई है और उनको अभी तक एरियर नहीं मिला है, उनको आगे भी आने वाले दिनों में मिलता रहेगा और आज भी मिलने के चांसेस है। दोस्तों आज 7 मार्च है, क्योंकि आने वाले 2 दिन जो है छुट्टी रहेंगे होली की वजह से, तो आज भी एरियर क्रेडिट होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। और साथ ही बता दूं, अभी तक भी कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने का काम चल रहा है, क्योंकि कई सारे मेरे व्यूअर्स ने कल मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनको कल कोरिजेंडम पीपीओ मिला। तो अभी अगर कोरिजेंडम पीपीओ जारी करने का ही काम चल रहा है तो आने वाले दिनों में पेंशन का एरियर का भुगतान भी होता रहेगा, जब तक पूरा काम, पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बैंक्स ने कहा है भुगतान 667 के हिसाब से करेंगे। दोस्तों कल शाम से मुझे कई सारे पेंशनर्स का ये सवाल आया है, क्या बैंक्स ने किसी को ईमेल भेजा है, किसी को ऐसा ईमेल मिला है बैंक्स की तरफ से कि 667 के हिसाब से 15 मार्च तक ही भुगतान कर देंगे बैंक्स। तो आप सबको बता दूं दोस्तों, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। बिना ऑथेंटिकेटेड इतना बड़ा बात मैं आप सबसे नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएगा कि बैंक की तरफ से ऐसी बात चल रही है कि हाँ जो है 15 मार्च के अंदर अंदर पूरा एरियर का भुगतान हो जाएगा, तब तक मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। अब ये बात कहाँ से आई मुझे पता नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई है। दोस्तों अगला जो है मैंडेटरी सर्विस ऑब्लिक मेडिकल केसेस पीएमआर और नॉट। दोस्तों कल एक मेरे व्यूअर ने यह बताया कि वो नेवी में 15 साल मैंडेटरी सर्विस करके आए थे और वो अपने आप को प्रीमेच्योर मान रहे थे, लेकिन उनका कोरिजेंडम पीपीओ आ गया है, OROP 2 के तहत बढ़ा हुआ। तो आप सबको बता दूं, जो भी मैंडेटरी सर्विस करके आते हैं वो OROP के दायरे में हैं। और दूसरी बात, जो मेडिकल ग्राउंड पर पेंशन आते हैं अनविलिंग करके, यानी कि आप मेडिकल कैटेगरी हो गए तो जो पार्ट ऑर्डर करना होता है उस टाइम में आपको एक सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट साइन करना होता है। उस टाइम में अगर आपने अनविलिंग कर दिया या तो फिर आपने विलिंग किया, सीओ साहब ने नॉट रिकमेंड किया और आपका डेट निकल गया, आप पेंशन आ गए, तो ऐसे केस में भी आपको OROP लागू है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला दोस्तों 13 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कटघरे में PCDA या बैंक।
दोस्तों आप सबको पता है कि 13 मार्च को ओआरओपी के एरियर के ऊपर दोबारा सुनवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक जो है एरियर का भुगतान और इकट्ठा एरियर का भुगतान के लिए आदेश दे दिया था, जो कि पीसीडीए ने 667 सर्कुलर निकाल के जारी भी कर दिया। अब अगर पीसीडीए का सर्कुलर बैंक्स को दे दिया गया है, जैसा दावा आ रहा है और जैसा ईमेल वगैरह वायरल हो रहा था, अगर बैंक्स में पीसीडीए का 667 नंबर सर्कुलर दे दिया जा चुका है तो फिर कटघरे में पीसीडीए या बैंक, क्योंकि पीसीडीए ने तो अपना काम कर दिया 667 निकाल करके, हालांकि बाद में हटा दिया, लेकिन 667 पीसीडीए ने निकाल दिया। और अगर बैंक्स को भेज भी दिया है तो कहीं ना कहीं बैंक्स भी 13 मार्च की सुनवाई में कटघरे में होंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया, पीसीडीए का सर्कुलर जब निकल गया, तो बैंक्स को उसी हिसाब से, उसी आदेश के हिसाब से भुगतान करना ही चाहिए। नहीं तो 13 मार्च की सुनवाई में ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि 667 जब निकल गया था, आपके पास पहुंच गया था, तो आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। और पीसीडीए से भी ये सवाल जरूर होना चाहिए कि जब 667 आपने निकाल दिया, अपलोड कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, बैंक्स को भेज दिया, फिर उसको वेबसाइट से हटाया क्यों? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ये कोई पता नहीं क्या चल रहा है कि आपने एक बार निकाल करके वेबसाइट में डाल दिया, फिर उसको हटा दिया। अब इसका क्या मतलब बनता है? अब किसकी सोच है? क्योंकि 667 एक बार निकल गया तो वो तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। पब्लिक डोमेन यानी कि कई सारे न्यूज़ पोर्टल के जो वेबसाइट से अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो 667 को। कई सारे पेंशनर्स ने अपने पास डाउनलोड करके रख लिया, ट्विटर में कई सारों ने अपलोड कर दिया है, तो पब्लिक डोमेन में तो है। यानी कि 667 सर्कुलर अगर हम कागजी तौर पे बोलना चाहें तो आज भी बिल्कुल कारगर है। कोई उसका कैंसलेशन नहीं निकला है, कोई उसका रिजेक्शन नहीं निकला है पीसीडीए की तरफ से, तो 667 बिल्कुल कारगर है। और अगर कारगर है तो उसको हटाने का क्या मतलब है? ये सवाल कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, और ये सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए पीसीडीए से, सरकार से। 13 मार्च की सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल रखना चाहिए कि एक्स सर्विसमैन जितने डिफेंस पेंशनर हैं उनके बीच में ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया? अगर बैंक्स को आदेश दिया गया है तो सर्कुलर हटाने का क्या मतलब रहता है? तो दोस्तों पब्लिक डोमेन में है अभी ये सर्कुलर, और हमारे हिसाब से ये कारगर है सर्कुलर, अभी तक ये निरस्त नहीं हुआ है। तो इन्हीं विषयों को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।